चलिए, सो नाउ हाँ, ओह, ये है अनिकेत, ठीक है, ज्वाइन हो Yes, गया। yes, sir. ओके ओके, सो नाउ टुडे we will start chapter number 5. Okay, up to chapter number 4 in the last class we have completed, है ना, and sufficient time हमने उसमें दिया हुआ है, and today we will start chapter number 5. What is chapter number 5? Data handling. Data handling. Data handling. Data Excuse handling. me, sir. Yes. सर जो आप सर अगले हफ्ते टेस्ट का बोल रहे हैं, तो सर फिर हम सर इस चैप्टर को भी टेस्ट में इंक्लूड कर लें। नहीं, अभी 4th को नहीं करेंगे, 1 2 3, ओके सर। ठीक है। हाँ सर नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा। हाँ ओके सर। हाँ, सर किन किन चैप्टर? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सर क्वेश्चन किस टाइप्स के रहेंगे? ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एमसीक्यू उसमें लेंगे। सर एमसीक्यू भी रहेंगे। हाँ ठीक है, एमसीक्यू। ओके, चलिए, आपका वो होता है ना गूगल फॉर्म, उसमें होएगा टेस्ट, ठीक है। ओके, चलिए, नाउ आई विल शो यू समथिंग थ्रू टाटा क्लासेज। ओके, Rakesh is curious to attend math class today. He is going to learn an interesting topic on pictographs. He has seen pictograph at many places such as blood bank and world population map. Have you seen pictograph anywhere in your real life? What is a pictograph? A pictograph is a way of showing data using images. So now you can note down what is pictograph. लिखिए इसमें, a pictograph is a way of showing data using images, where image represents a certain number. In the first pictograph, you can see that two things are written. First is blood type, second number of people, right? So this picture will represent one picture of this type will represent 5 people, ठीक है। So as it is mentioned here कि image represent a certain number, so this picture represent 5 number, 5 people. So this is not new for you. I think in class 5th also you might have learned this, in 6th also, and this is class in 7th also. This is class 8th. So in first type A, how many people are in this type, belongs to type A? When one diagram will represent 5 people, then total number of सर people 35 सर 35 35 30 तो 30 6 30. 30 है 30 6 diagrams are there, and weightage of 1 is 5 people, so 6 5s are 30, so total number of people are 30. By the same way, in the second one, total 25 5, 25 25 then 25 then 10. 10 Type O is 10 35 35 35 35 Okay, type O is 35, है ना? By the same way, this will represent the population of the world.
है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो देखिए ये क्या है, द पॉपुलेशन, ये ईयर्स लिखे हुए हैं, राइट। ऑन वाई एक्सिस जो है टेबल पर ये जो लिखे हुए हैं 1960, फिर 1850, 1930 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मैन विल रिप्रेजेंट 1 बिलियन पीपल। ठीक है, तो देखिए अगर अभी की हम बात करें, ये अगर आपका 2012 का है, नियरेस्ट ही है मान लीजिए, तो उस समय कितनी पॉपुलेशन रही होगी वर्ल्ड? 7 billion. 7 billion. 7 और, और सोचिए billion. 10 billion. 1650 में 1 बिलियन। ओनली 1 बिलियन। 1 billion. तो कितना अच्छा रहा होगा उस समय, जब लोग कम रहे होंगे तो कितनी अच्छी ग्रीनरी होगी, और सब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है सर उतनी ज्यादा लॉस बढ़ते हैं हमारे। Yes sir. उतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ठीक है, और सारी पहले देखिए कितना बढ़िया, यहाँ पर आपको एक ओनली 1 बिलियन पीपल जब रहे होंगे वर्ल्ड में, तो कितने बढ़िया से, कितनी डेंसिटी भी बहुत कम रही होगी, है ना। कि थोड़े से एरिया में, ऐसा नहीं कि आजू बाजू में अब अपना मकान लगे लगे बने हुए हैं एक दूसरे। गवर्नमेंट के पास बजट भी ज्यादा होता है। हाँ बेटा, तो गवर्नमेंट के पास बजट भी ज्यादा होगा एक इंसान को देने के लिए, ऐसे कम पीपल्स होते हैं जब। हाँ वो ज्यादा लोगों को उनको रिसोर्स ज्यादा हर किसी के लिए रहेंगे। ठीक है, लैंड हर किसी के पास में ज्यादा थी उस समय। ठीक है, उस समय ट्रीज वगैरह बहुत थे, रिवर्स वगैरह पॉल्यूटेड नहीं थे, और बहुत अच्छी चीजें थी। मगर ये है कि लाइफ जो थी बहुत स्लो थी उस समय, है ना। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसमें आपको कई दिन और महीनों लग जाते थे, अब आप कुछ ही घंटे में और मिनटों में पहुंच जाते हैं। तो बहुत से इसके एडवांटेज भी हुए हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों ने टेक्नोलॉजी बढ़ी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, तो Technology का upgrade. है ना। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। आप देखिए 2070 का प्रोजेक्टेड है, कितना हो जाएगा? 10 बिलियन। 10 billion. तो 10 billion. तो कितनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उस समय क्या स्थिति होगी और देखा जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राफ से आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Each image stands for a certain number of things. In other words, pictographs represent the data using symbols. After the class, Rakesh likes to make his own pictograph. He took the data of number of trees planted on Earth Day. This is Rakesh's pictograph. The pictograph shows the number of trees planted by the different class of his school on the Earth Day. Let's see what we can understand from Rakesh's pictograph. Look at the bottom. A tree is drawn and it represents 1 tree symbol equals 10. देखिए द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसका, ये यूनिट जिसे अपन बोल सकते हैं। आगे आप देखते हैं कि जब बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ वगैरह आप बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें यूनिट एक सिलेक्ट करते हैं, है ना, कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स या जो भी हम लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, ये थ्रू पिक्टोग्राफ, उसमें एक कोई एक इस तरीके से आप पिक्चर ले लेते हैं और उसको कितने की इक्वल वेटेज दे रहे हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, उससे हम उसका पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में है 1 ट्री इज इक्वल टू 10 ट्रीज। अगर कहीं पर ये 1 ट्री बना है, मतलब इसको कितने की इक्वल आपको सपोज करके चलना है, 10 ट्रीज। 10। तो आप देख रहे हैं इस क्लास 6th में जो है वो टोटल 7 ट्रीज, मतलब 70 trees. 70. ठीक है ना, 70 trees. 70 ट्री। इसी तरीके से आपके पास में ये लास्ट वाले में देखिए हाफ पिक्चर 55 trees. तो 55. तो ये 55 trees.
तो ये 55 3 and 2 5 55 50 Sir, plus 5 55 trees. ठीक है, ये मीनिंग है. Trees. This is known as key in a pictograph. Every pictograph has a key. It shows how many objects are represented by the symbol in the pictogram. हाँ, इसको भी नोट करिए. A key shows how many objects are represented by one symbol or one picture in the pictograph. Note down. And what is key? वो उसमें एरो बना के समझाया, जो हमने जो एक सपोज किया है. ठीक है. ओके, नोट कर लिया. sir, 2 minutes. यस सर कर लिया। yes Yes sir, कर लिया. यस सर कर लिया। yes sir कर लिया कर लिया। One symbol or picture of a tree. सर लिख लिया। 10 actual trees. Let us proceed to see how many trees each class have planted. Let's first count the number of trees planted by class 6. Count the number of trees in the pictograph. There are 7 trees. The key symbol represents 1 tree equals 10 trees. So, 7 times 10 is 70. Hence, class 6 has planted 70 trees in total. Now, let's move to the next class. Class 7 has 4 trees and half tree symbol. Half tree symbol represents half of the number of trees represented by. सर 45 होगा ना सर 7th में तो. हाँ, सर 7th में सर 45 नंबर्स ट्रीज होंगे. yes sir वो half सर आधा है सर, तो Sir, half 45 है। क्यों होंगे? वे क्योंकि वैल्यू 10 है ना, तो आधी वैल्यू 5 होगी. 45 होंगे, 45. ठीक है. हाँ, उसने कितना बोला? Hence, symbol represents half of 10 or 5 trees. Now it's easy to calculate the actual number of trees planted by class 7. It is 4 times 10 plus 5 or 45 trees. So class 7 has planted 45 trees in total. Now look at class 8. Interesting. Class 8 has 7 trees and class 6 also has 7 trees in the pictograph. This simply means both the classes have planted the same number of trees. We calculated that class 6 has planted 70 trees. Hence, class 8 has also planted 70 trees in all. From the pictograph, can you find out which class has planted the maximum trees? There are maximum number of trees are represented in class 9. So, class 9 has planted the maximum number of trees. 100 More trees. trees class 10 had to plant to meet the maximum number of trees. Let us first find the number of trees planted by the classes 9 and 10. There are 10 tree symbols in class 9. So, class 9 has planted 10 times 10 or 100 trees. Similarly, there are 5.5 tree symbols in front of the class 10.
So class 10 planted 5 times 10 plus 5 equals 55 trees in total. The maximum number of trees planted is 100. Class 10 has planted 55 trees in total. Class 10 has to plant 100 minus 55 equals 45 trees to meet the maximum number of trees. सर Let us see how. सर थोड़ा डाउट है. बोलो. अब जैसे फिर ये हाफ ट्रीज जो हैं तो हाँ. 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाँ. सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? ऐसे तो 4 और एक हाफ है तो 4.5 इंटू 10 करके नहीं निकाल सकते आंसर? कैसे भी करो आएगा तो उतना ही ना, 45 ही अच्छा. आएगा. हाँ ठीक. To interpret a bar graph. Look at the graph. This graph displays the information using bars of uniform width. The height of the bars are proportional to the values. हाँ, ये नोट करिए. व्हाट इज बार ग्राफ? ओके. A bar graph displays the information using bars of uniform width, and the heights of the bars are proportional to the values represented by them. So it shows what is this represent the bar graph. है ना? This is not a new on x. The on for bar graph we will take two x's on the graph paper, right? First one is x-axis and this one is y-axis. But the important point is that whenever you will draw the graphs, right? So always what you want to represent on x-axis you have to mention, same as month of birth, it is mentioned here. And on y-axis what you want to represent, this is example में वो दिखा रहे number of students. तो आपको ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है? If you will not write these x-axis पर क्या है, on y-axis पर क्या है, then your graph is incomplete. Okay, nobody can read it. Suppose आप करिए, imagine करिए कि अगर ये नहीं लिखा होता, month of birth and number of students अगर नहीं लिखा होता, then it is very difficult for you to understand कि what is the meaning of this graph, है ना? कि ग्राफ किस तो अभी तो आप बता सकते हैं this graph what it will represent. ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? The month of birth. हाँ. In which month how many number of students? So in which month how many number The number of students are born? students born in each month. Yes, हाँ. sir. हाँ, number of students born in each month. जैन में ये इतने, ठीक है, करीब 3, फेब में 4 एंड इस तरीके से ये अगर यदि आप ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो फिर क्लियर नहीं होगा कि आप क्या उसमें रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है? ओके.
represented by them. This is a bar graph. Let's try to understand this bar graph. The bar graph interprets the birth months of the students of a class. Let us find the month in which most of the students have their birthdays. Observe the graph. The bar is highest for June month. This interprets that most of the students have their birthdays in June. The height of the bar is shortest for August. This interprets that in August, least number of students have their birthdays. The length of the bars for February and November is the same. This interprets that in the month of February and November, same number of students celebrate their birthdays. Can you find from the bar graph how many more students have their birthdays in the month of June than in February? 4 students have their birthdays in the month of February and 10 students have their birthdays in the month of June. And by watching the graph, you can give many answers, right? Depends sir. upon the requirement of the question, right? इसमें कुछ examples दिए हुए हैं, तो इस तरीके से आप उसको एनालाइज करते आ सकता है आपको, राइट? तो अगर आप सही ड्रॉ करेंगे तो आंसर भी आप इससे सही ड्रॉ निकाल पाएंगे. 10 minus 4 is 6. So 6 more students have their birthdays in June than in February. Next, let us discuss how to interpret a double bar graph. राइट? तो दिस इज अबाउट बार ग्राफ, है ना? और इसके पहले कौन सा हमने देखा? पिक्टोग्राफ, राइट? अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डबल बार ग्राफ. ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें कि whenever you will draw a bar graph, so you should mention what you want to represent on x-axis and what you want to represent on y-axis, right? Then only you can read the graph, otherwise not. Okay, so the next is, Look at this graph. It is a bar graph, but little different. It has 2 bars joined together. This is known as double bar graph. Double bar graph is a bar graph that shows 2 sets of data simultaneously. Let's see how to interpret this double bar graph. This double bar graph represents the number of kitchen appliances sold by 2 different dealers. देखिए, oh, Look at this double bar graph. Look at this graph. It is a bar graph, but little different. It has 2 bars joined together. This is. देखिए Look at this graph. इसमें क्या हो रहा है? दिस इज डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ में व्हाट वी कैन डू? वी कैन रिप्रेजेंट कंपेयर टू थिंग्स. ठीक है ना? इसमें कंपैरिजन हम कर सकते हैं. जैसे किचन अप्लायंसेस हैं, स्टोर ए ने कितने सेल किए हुए हैं, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, और स्टोर बी ने कितने सेल किए हैं. तो इसको देख करके हम बता सकते हैं कि किस स्टोर का कितना आइटम जो है वो सोल्ड हुआ है. इजीली वी कैन कंपेयर. ठीक है? ये हम इसमें, जैसे ग्रिल है, ग्रिल किसने ज़्यादा सोल्ड किए हैं? स्टोर ए ने. ठीक है? यहाँ पर फिर अगर हम इसमें किसी भी चीज़ में कॉफ़ी मेकर पर बात करें तो कॉफ़ी मेकर किसका ज़्यादा सेल हुआ है? स्टोर बी का ज़्यादा सेल हुआ है इन कंपेयर टू ए, राइट? सो दिस such type of comparison we can do. It is a bar graph, but little different. It has 2 bars joined together.
This is known as double bar graph. Double bar graph is a bar graph that shows two sets of data simultaneously. Let's see how to interpret this double bar graph. This double bar graph represents the number of kitchen appliances sold by two different dealers. The red color bar denotes the items sold by dealer A, and the yellow color bar shows the items sold by the dealer B. In this bar graph, we can see that dealer A sold 40 grills and dealer B sold 20 grills. Similarly, dealer A sold 35 toasters and dealer B sold 50 toasters. है ना? इट मीन्स देखिए कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर, राइट? हर चीज में उसने कंपैरिजन बता रहा है कि ये डबल, दिस इज द बेनिफिट ऑफ डबल बार ग्राफ. यू कैन कंक्लूड द रिजल्ट वेरी इजीली, राइट? और ये जो कि अभी मैंने भी आपको इसको रीड करके बताया, उसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है कि किसका कितना सेलिंग है, वो यहाँ इजीली आप देख पा रहे हैं. Both the dealers sold the same number of ovens as both the color bars are of the same height. For the coffee maker, the height of the red bar is less than the height of the yellow bar. This implies that dealer A sold lesser coffee makers than the dealer B. Can you find out which dealer sold more blenders and by how much? Observe that dealer A sold 40 blenders and dealer B sold 30 blenders. So, dealer A sold more blenders. 40 minus 30 is 10. Thus, dealer A sold 10 more blenders than dealer B. Okay, so this is double bar graph, है ना? And next one is what? Yes, देखते हैं अपन क्या वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं नेक्स्ट. उसमें आ रहा है आपको समझ में, राइट? Yes, sir. Yes, sir, आ रहा है. Yes, sir. लास्ट ईयर भी आपने किए हुए हैं ना ग्राफ बना. देखिए ऐसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए ग्राफ, यस सर. ठीक है? सब चीज क्लियर कट होनी चाहिए. Look at this double bar graph. The double bar graph shows the scores of Sudha and Sanjay in 4 different subjects. Observe this bar graph and answer the given question. Who scored more marks in math and by how much? Select on the correct option. बताइए भाई. तो मैं नियति. हाँ, नियति. Sanjay scored 15 marks more. So Sanjay scored 15 marks more. संजय. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ओके, इसमें देखिए सुधा ने कितने मार्क्स लिए हैं इसमें? 75. 70. और ये कितने लाया है? 90. 90. 90. कितने मार्क्स ज्यादा लाया? 15 मार्क्स ज्यादा लाया, ठीक है ना? तो इस तरीके से हु स्कोर्ड मोर मार्क्स इन मैथ्स एंड हाउ मच, वो उसने पूछ लिया. अरे नेक्स्ट देखते हैं अपन. And then click submit. तो संजय स्कोर्ड दिस वन. Sanjay scored 15 marks more than Sudha. Okay. Next. Let's summarize what we have learned so far. ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज पिक्टोग्राफ. ये दैट डेफिनेशन यू हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन ना.
A pictograph is a way of showing data using images. लिखा है कि नहीं लिखा है आपने? यस सर लिखा है। लिखा है ये सर लिखा है। यस सर लिखा है। Okay, okay. Similarly, what is bar graph? What it represent? Similarly, this one key और what is double bar graph? ये अपन ने इसमें देखा हुआ है, राइट? चलिए तो एक्सरसाइज जरा ओपन करिए, पेज नंबर 5.1। ठीक है, इसमें क्या आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? देखिए। यस सर, सारे कर लेंगे सर उसी बेस। नहीं, अभी जितना हमने डिस्कस किया क्या उस पर आप कुछ करने की कंडीशन में है? अभी हमने आपको यूजिंग टेली मार्क्स वगैरह नहीं बताया हुआ है, ठीक है? मगर दिस इज नॉट ए न्यू सर व्हाट इज ए हिस्टोग्राम? Yes sir, what is a histogram? हाँ, हिस्टोग्राम अभी आएगा, उसमें हम आपको फिर बताएंगे। अभी लास्ट ईयर नहीं था क्या हिस्टोग्राम आपके पास में? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का ग्राफ ही है, ठीक है? और ये कहाँ पर यूज होता है वो आपको बताएगा। जब हम ग्रुप डाटा लेते हैं तब हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है? 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके का जब होगा, हाँ, तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे। तो आपको व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क में आप एक काम कर सकते हैं कि इन फर्स्ट थिंग तो ये सारी चीज़ों के आपको डेफिनेशंस लिखने हैं अपने क्वेश्चन उसमें इन नोटबुक, ठीक है? along with their one एग्जाम्पल, ठीक है भाई? ओके सर। है ना? डबल बार ग्राफ, सर पिक्टोग्राफ। ये जो बार ग्राफ है सर, हमें उसको सर हमें ग्राफ पेपर पर बना के चिपकाना है क्या फॉर एग्जाम्पल में? हाँ 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 हाँ, ग्राफ Okay, sir. पेपर अगर इस समय ग्राफ कॉपी अगर नहीं है तो आप ऑर्डिनरी उसमें समझाएं, मगर ग्राफ कॉपी होगी, मार्केट से आपको मिल जाएगी, ठीक है ओके ना? सर। सर है। हाँ, सर yes 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 yes. Then we will discuss organizing data. इस पर हम देखेंगे कि डाटा जो होते हैं, there are two types. There are one type of data, these are known as raw data. You know what is raw data? नो सर। जैसे for example, suppose maths teacher conduct a maths test, right? And उसने आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द आंसर शीट, अब उसने बोला कि चलिए कोई एक स्टूडेंट से बोला यू नोट डाउन द मार्क्स, है ना? और उसने फर्स्ट बेंच से लिखने शुरू कर दिए और पूरे 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स नोट कर लिया। अब क्लास टीचर ने बोला कि बताइए हु गॉट द हाईएस्ट मार्क, तो फिर वो पूरा 30 को देखेगा ऊपर से नीचे तक, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत टाइम लेगा, गलत भी होने का चांस है। या पूछा कि कितने लोगों के एक से मार्क्स आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स लोगों ने ज़्यादा लिए हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज करना, कोई भी जैसे आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से, तो ऐसी डाटा को भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइज करने में तो टाइप ऑफ टेलीग्राम, तो टेलीमार्क्स। हाँ, तो डाटा जो दिए हुए हैं उसे हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर वहीं पर हम ये भी देख लेते हैं कि किसका रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हमारे पास में क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाती है, टैली मार्क्स बन जाता है, फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाती है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दिस वन। ओके, थैंक यू, साई राम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए। साईराम सर। कोई कुछ बोल रहा है क्या? साई राम। साईराम सर। साईराम सर। साईराम सर। सर हम साईराम रॉ सर। डेटा को प्राइमरी डेटा भी बोल सकते हैं ना? हाँ, उसमें आप पढ़ के आइए, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है? ओके, थैंक यू, लीव द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। साईराम सर।
Thank you, sir. Sairam, sir.